हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल, जो आपका जूनियर सुपर टेट 2021 में सभी विषयों में आवेदन करने वालों के लिए आपके जीएस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ये सभी विषयों के आवेदन के लिए ये क्वेश्चन कंपलसरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ आपका प्राइमरी का भी सुपर टेट का एग्जाम आ गया है कि जो कि जुलाई में होने वाला है, तो उन सब के लिए भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट 6 मंथ तक का आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को फटाफट से एक लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट, या कह सकते हैं CAB बिल। ठीक है, सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल CAB 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ठीक है, लोकसभा में 9 दिसंबर को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को। ये डेट आपकी जब हमारा संविधान उस पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, आपको पता होगा, और 11 दिसंबर को 2 बैठकें हुई थी, जिसमें 9 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वही डेट यहाँ पे ली गई है। तो 9 दिसंबर और राज्यसभा में 11 दिसंबर को पारित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बिल के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे इस पे? 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की इस पे अध्यक्ष की हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसमें मुस्लिम लोगों को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इस पर इतना बवाल मचा था। ये आप सभी जानते भी होंगे। ठीक है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी थे, उनको नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे। जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, 31 दिसंबर 2014 के बाद जो लोग आए हैं उसमें उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। पहले नागरिकता 5 साल थी, भारत में रहने पर नागरिकता दी। अब पहले 11 साल का टाइम था कि 11 साल तक जो रहा है उसको नागरिकता दी जाएगी, मगर अब 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब आया था? सन 1955 में लाया गया था। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संशोधन नागरिकता से संबंधित है। आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन जो हुआ है ये CAA और CA बिल, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित है और किस अनुच्छेद में संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है। CAA या CAB, इसको हम कह सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट। ठीक है, यहाँ से आप इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है उसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगर नागरिकता संशोधन बिल की बात आती है तो साथ ही साथ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर क्या है, NRC, इस पे इतने धरने दिए गए थे, सब कुछ हुआ था। ये देखिए, 31 अगस्त 2019 को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC की अंतिम सूची जारी की गई। कब? 31 अगस्त 2019 को। NRC की अंतिम सूची में शामिल करने के लिए कुल 3,11,21,004 लोगों को योग्य पाया गया, जबकि 19 लाख से अधिक लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं थे। इसमें 3,30,27,601 लोगों ने NRC में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। टोटल 3,30,00,000 लोगों ने इसमें आवेदन किया था, जिसमें से 3,11,00,000 को लोगों को ही योग्य पाया गया कि ये 5 साल के अंदर जो है शरणार्थी आए हैं, और उससे पहले के जो लोग थे 11 साल पहले या 31 दिसंबर 2004 से पहले, उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था।
ठीक है। जो 14 के बाद आए हैं उन लोगों को इसमें लिया गया है। अंतिम सूची में उन लोगों के नाम शामिल हैं जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। ठीक। अंतिम सूची में शामिल नहीं किए गए लोग विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील कर सकते हैं। केवल 25 मार्च 1971 से पहले जो असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं उन लोगों को योग्य पाया गया। उसके अलावा जो 19 लाख से अधिक लोगों के नाम सूची में नहीं है उनको विदेशी ट्रिब्यूनल में वो अपील कर सकते हैं। असम में अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के उद्देश्य से वर्ष 1979 से 85 के मध्य असम आंदोलन चलाया गया था, जिसका अंत असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2019 में असम के लोक सेवा अधिकारी हितेश देव शर्मा एनआरसी के नए राज्य समन्वयक नियुक्त किए गए। तो नवंबर 2019 में एनआरसी के नए राज्य को नियुक्त किए गए हितेश देव शर्मा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए, भारत का नया मानचित्र देखते हैं क्या कहता है। नया मानचित्र हुआ है जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख का बना है। तो इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें से 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसमें पोक के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। लद्दाख प्रदेश में 2 जिले जो कारगिल और लेह शामिल किए गए हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कौन से नए शामिल किए गए हैं? कारगिल और लेह को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें से पाक अधिकृत 2 जिले मीरपुर और मुजफ्फराबाद शामिल है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए यहाँ से कि पूछ सकता है कि जो जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित 22 जिले हैं उसमें कौन से 2 नए जिले बड़े जुड़े हैं? वो है मीरपुर और मुजफ्फराबाद, पाक अधिकृत कश्मीर से। ठीक है। एक गजट अधिसूचना में सरकार के कारगिल को वर्तमान को छोड़कर लेह जिले के क्षेत्र गिलगित वजारत चिलास जनजातीय क्षेत्र व लेह और लद्दाख को भी संकलित किया गया है। इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 8 हो गई है। पहले कितने थे? पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इसमें दादर नगर हवेली और दमन दीप का विलय हो गया, इसको 1 कर दिया गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से बने हैं? 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें? इसमें 15 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें से 5 सदस्य जो होते हैं स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी चुने जाते हैं। भारत इस बार कौन सा 8वीं बार अस्थायी सदस्य देश चुना गया है? सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के लिए चुनाव 17 व 18 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 74वें सत्र में किया गया। इसमें भारत निर्विरोध रूप से सुरक्षा परिषद हेतु चुना गया। इनकी 2 वर्ष की अस्थायी अध्यक्षता 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी, यानी कि जो अस्थायी सदस्य देश बनते हैं वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता ये 2021 से, ध्यान रखना, 2021 से 2022 के लिए ये सदस्य देश चुने गए हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है अस्थायी सदस्य देशों का। और 31 दिसंबर 2022 तक के लिए परिषद के सदस्य होंगे। 1 जनवरी 2021 से 31 सितंबर 2022 तक। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष बना है। भारत को 192 मतदान करने वालों में से 184 इसको मत मिले हैं। ठीक है। भारत को 3 देशों के 2 तिहाई आप कह सकते हैं 128 देशों का इसको समर्थन मिला है। यूएनओ को विश्व का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी इसको दी गई है, इसलिए इसे विश्व का सिपाही भी कहा गया है। मूल रूप से इसमें पहले 11 सदस्य थे, लेकिन 1965 के बाद संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। ठीक है। और 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए इसका अस्थायी चुना
जाता है। 17 जनवरी 1946 को यूएनओ की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, 17 जनवरी याद रखिए, 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। चलिए, इसके स्थापना वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूएनओ का स्थापना वर्ष क्या है? तो 24 अक्टूबर, याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 इसका स्थापना वर्ष है। ये आप सब जो हमने बताया इसको नोट करते चलिए ठीक साथ साथ। मिशन चंद्रयान 2, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चंद्रयान 2 का वजन कितना है? 3.8 टन। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में, द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली 640 टन के बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पर आपका GSLV मार्क 3 के द्वारा 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश के धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया और इसकी लैंडिंग जो होनी थी वो 7 सितंबर 2019 को होनी थी। यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका बनता है चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से मिले थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। और इनके नाम आपसे पूछ सकता है कि लैंडर को किस नाम से? विक्रम के नाम से। रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। ठीक है, चलिए, इसमें जो महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो थी M विनीता और ऋतु कारीधल थी। ठीक है, चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? K सिवन थे। चंद्रयान मिशन 1 को कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा कब की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी के लिए ट्रस्ट की घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसको नाम दिया गया और इस ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया और उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। ट्रस्ट जो है भगवान राम के मंदिर के निर्माण में ये उससे हर निर्णय लेने के लिए रूप से स्वतंत्र होगा। इसमें 15 ट्रस्टी होंगे, इसमें 15 ट्रस्टी रखे गए और एक ट्रस्टी इसमें हमेशा दलित समाज से रहेगा जिसमें कहा गया था। ठीक है, साथ ही साथ महंत नृत्य गोपाल दास को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको? महंत नृत्य गोपाल दास को चुना गया, जबकि चंपत राव को महासचिव चुना गया और दलित सदस्य के रूप में बिहार के कामेश्वर चौपाल को चुना गया। ठीक है, चलिए सो फ्रेंड, ये थे हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और SST से जो लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपकी SST की पूरी तैयारी करवा दी जाएगी। सभी वीडियो इस पर बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।